हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बजट 2025 के बारे में और बजट 2025 और 26 का आज जारी हुआ है। इस बजट को निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उसके द्वारा जारी किया गया है। यह बजट 1 फरवरी 2025 से जारी होगा। तो यहाँ पर देखो आप, बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण 1 फरवरी 2025। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। प्रस्तावना में देखो लिखा है, विकास में तेजी लाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालने, परिवार के मनोभावों में उल्लास भरने और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखेगा। तो ये क्या है, उसकी प्रस्तावना है। अब आगे देखो बजट के अंदर क्या क्या दिया गया है। बजट के अंदर दिया गया है जो आगे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, जो विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत होगी। यहाँ पर आगे देखो, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण होगा। यहाँ पर देखो, दलहन में आत्मनिर्भरता, यानी कि दलहनी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार खाद्य तेलों और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को क्रियान्वित कर रही है। हमारे किसानों के पास हमारी ज़रूरतों के अनुसार और इससे कहीं अधिक उपजाने का सामर्थ्य है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसानों ने 50% तक फसल क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया। सरकार ने खरीद और लाभकारी मूल्य की व्यवस्था की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहन की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब हमारी सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। इसका विस्तृत विवरण अनुलग्न ख में दिया गया है। अब सब्जियों और फलों के लिए क्या कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए प्रभावी उत्पादन, आपूर्ति और प्रसंस्करण, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ाएंगे और क्रियान्वयन करने के लिए उपयुक्त संस्थापित तंत्र स्थापित करेंगे और किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज, यानी कि राष्ट्रीय जो उच्च पैदावार के बीज होंगे, उन बीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर अनुसंधान किया जाएगा और जो कीट प्रतिरोधी जलवायु अनुकूलन बीज होंगे वो किसानों को दिए जाएंगे। मत्स्य उद्योग, मछली उद्योग, मछली पालन में क्या योजनाएं। भारत मत्स्य पालन उत्पादन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60 करोड़ है। समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान साथ भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए फ्रेमवर्क लाएगी। कपास उत्पादकता मिशन, अब कपास के लिए भी योजना है। कपास उगाने वाले किसानों का फायदा होगा इसमें। यहाँ पर कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। इसके अंदर क्या होगा, कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, यानी कि केसीसी के द्वारा भी ऋण दिया जाएगा। यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों और मछुआरों और डेयरी किसानों को भी अल्पकालीन ऋणों की घोषणा की गई है। यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना होगी। यूरिया का प्लांट खुलेगा असम में, तो इसके लिए वहाँ पर, और ये कौन सी जगह पर, नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक, गांव ग्रामीण इलाकों में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसकी स्थापना की जाएगी। 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। एनसीडीसी को सहायता, एनसीडीसी को भी ऋण कार्यों के लिए सहायता दी जाएगी। यहाँ पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आ गए हैं। तो
MSME के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन किया गया है। 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए 36% योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME मिलकर भारत को वैश्विक निर्माण बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अब इनमें क्या किया गया है, यहाँ पर MSME के वर्गीकरण से संबंधित निवेश कारोबार की सीमाओं को 2.5 से 2 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे उन्हें बढ़ते उद्यम और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। और ये गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि की गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ और जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक के अवधि ऋण दिए जाएंगे। यहाँ पर सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष भी दिया जाएगा। स्टार्टअप कोई अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है तो उसके लिए 91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई है। अब ये सब पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना आई है। 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में सफल स्टैंडअप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए भी उपाय किए जाएंगे। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम की जाएगी। यहाँ पर क्या की जाएगी, जो चप्पल जूते हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट स्कीम लागू की जाएगी। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, खिलौना क्षेत्र है उसके अंदर मेक इन इंडिया ब्रांड प्रतिनिधित्व करेंगे। जो खिलौना क्षेत्र है वहाँ पर मेक इन इंडिया लागू होगा नियम। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी सहायता होगी। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निर्माणाधीन मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छ प्रौद्योगिकी भी निर्माण की जाएगी। जलवायु को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना और सोलर PV सेल, EV बैटरी, मोटरों, कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरियों का हमारे इकोसिस्टम तैयार करना होगा। और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण, 2.0 कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली महिलाओं, आकांक्षी जिलों के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों की पोषण संबंधी सहायता प्राप्त करता है। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला भी खोली जाएगी। यहाँ पर 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, PHC के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने बेहतर ढंग से समझने प्रदान करना है। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। IIT सक्षमता विस्तार, 23 IIT विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई हैं। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा और 6,500 अभ्यर्थियों को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा। 75,000 सीटों को और जोड़ा जाएगा और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र होगा। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि ने उच्च ब्याज दर वाले
औपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता विकास में सहायता के साथ नवीनीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाएगा। अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी होगी। अवसंरचना के लिए राज्य को सहायता दी जाएगी। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। 100% कवरेज हासिल करने के लिए बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ इस मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा हुई है। शहरी क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। शहरी चुनौती निधि स्थापित की जाएगी। विद्युत क्षेत्र में सुधार होगा। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन होगा। हमारे ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास आवश्यक है। लघु मॉडल रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी। पोत निर्माण किया जाएगा और सामुद्रिक विकास निधि बनाई जाएगी। उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम 88 हवाई अड्डों को और जोड़ा है और 619 रूटों को क्रियाशील बनाया गया है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बिहार के मिथिलांचल में क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। खनन क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। स्वामिह निधि में स्थापना की जाएगी। निधि क्षेत्र के लिए गति शक्ति डाटा होगा। रोजगार पर्यटन विकास के लिए पर्यटन होंगे। रोजगार पर्यटन देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्य की भागीदारी चैलेंज मोड पर विकसित किया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध किया जाएगा। पर्यटन स्थलों की यात्राओं सुगमता और संपर्क में सुधार होगा। जुलाई के बजट में अत्यधिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन एवं स्वास्थ्य लाभ, अनुसंधान विकास और नवाचार, डीप टेक निधियों का कोष, पीएम अनुसंधान अध्यतावर्ती योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्यतावर्तियाँ प्रदान की जाएगी। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन की स्थापना की जाएगी। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए ये मिशन बोएबिले को शहरी योजनाओं अवसंरचनाओं परियोजना डिजाइन के लिए आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। ज्ञान भारतम मिशन इस मिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण और दस्तावेजी को संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। अब निर्यात संवर्धना मिशन है, उसके बाद नेट है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण में हेतु सहायता है, GCC के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क हैं। एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा है। ईंधन के रूप में सुधार, बीमा क्षेत्र, विदेशी वित्तीय क्षेत्र में सुधार होगा। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को विस्तार होगा। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा। द्वारा ऋण संवर्धन में सहायता सुविधा होगी।
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनेगा, पेंशन क्षेत्र बढ़ेगा, केवाईसी सरलीकरण होगा, कंपनियों का विलय होगा, द्विपक्षीय निवेश संधियाँ होगी, विनिमय में सुधार होगा, राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक होगा, एफएसडी तंत्र होगा, राजकोषीय नीति। जुलाई के बजट में मैंने राजकोषीय सुदृढ़ के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार रखने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। संशोधित अनुमान, राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8% है। बजट अनुमान 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ तथा 50.65 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। निकलकर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निकल बाजार उधारियों का 11.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर हैं, औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। 60 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। 2023 बजट में हटाए गए अतिरिक्त हैं। मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व होगा। औषधि दवाओं में आयात पर राहत दी गई है। जो औषधि हैं, दवाएं, उन पे आयात पर राहत दी गई है, उनमें टैक्स कम होगा। घरेलू विनिर्माण मूल्य वर्धन में सहायता मिली है। वस्त्रों के अंदर नो टैरिफ लाइनों द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर 10% अथवा 20% के बीसीडी दर को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप और प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए मैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 20% करने और ओपन सेल अन्य घटकों पर बीसीडी को कम करके 5% करने का प्रस्ताव किया गया है। यहाँ पर 2023-24 बजट में एलसीडी और एलईडी टेलीविज़न के ओपन सेल निर्माताओं के लिए ओपन सेल पुर्जों पर बीसीडी को 5% कम करके 2.5% कर दिया गया था। ऐसे ओपन सेल के विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए अब इन पर पुर्जों पर बीसीडी छूट प्राप्त होगी। लिथियम आयरन बैटरी पर भी सस्ती होगी। पथ परिवहन भी क्षेत्र में भी किया गया है। दूरसंचार, यहाँ पर टीवी, एलसीडी और मोबाइल सस्ते होंगे। हस्तशिल्प जो चीज़ें उनको बढ़ावा दिया जाएगा। लेदर वस्तुएं, जो लेदर वस्तुएं हैं, चप्पल जूते हैं, वो सस्ते होंगे। इनमें टैक्स घटाया जाएगा। 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। छोटे चर्म सौदों द्वारा निर्मित समुद्री उत्पाद, रेल वस्तुओं के लिए घरेलू एमआरओ व्यापार छूट प्रयोजन कर निर्धारण की समय सीमा की गई है। स्वैच्छिक अनुपालन है। अंतिम उपभोग के लिए समय सीमा का विस्तार किया गया है। प्रत्यक्ष कर, कठिनाइयाँ कम करने के लिए टीडीएस या टीसीएस को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया गया है। अनुपालन बोझ को कम किया गया है। व्यवसाय करने की सुगमता, रोजगार और निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ प्रस्ताव हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण स्कीमों के लिए कर निश्चितता की गई है। अंतर्देशीय जलयान के लिए टन भार कर स्कीम, स्टार्टअप के लिए निगमन का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफसी की किया गया है। वैकल्पिक निवेश निधियाँ, मध्यम वर्ग और विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार किया गया है। यहाँ पर जो मध्यम वर्ग है उसकी
जो टैक्स दिया जाता है उसमें सुधार किया गया है। तो यहाँ पर वर्ष 2014 के तुरंत बाद शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया था, जिसे 2019 में फिर से बढ़ाकर 5 लाख और 2023 में 7 लाख किया गया। यह मध्यम वर्ग के करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे कि पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्कीम 75,000 की मानक कटौती के लिए 12.75 लाख होगी। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने का सैलरी आती है, जिस व्यक्ति की 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 1 साल की जो वार्षिक आय है वो 12.75 लाख रुपए से अगर कम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि मध्यम वर्ग को ये बड़ा फायदा दिया गया है। जिसकी आय 12.75 लाख से कम है वार्षिक आय, उसको टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख होगी। सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में स्लैब कर दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सभी करदाता हैं ना जो टैक्स देते हैं, उनके लिए सभी के लिए अलग अलग टैक्स की नीति लागू की गई है, नई व्यवस्था की गई है। देख लो, 0 से 4 लाख रुपए जो जिसकी आय 0 से 4 लाख रुपए हैं उसको शून्य टैक्स देना है, यानी कोई टैक्स नहीं है। और जिसके 0 से 8 लाख रुपए बैंक में हैं उसको 5% टैक्स देना होगा। और जिसके 8 से 12 लाख रुपए हैं उसको 10% देना है। जिसके 12 से 16 लाख रुपए हैं उसके 15% देना है। जिसके 16 से 20 लाख है उसको 20% टैक्स देना है। और जिसको 20 से 24 लाख रुपए हैं उसकी 25% टैक्स देना है। जिसको 24 लाख रुपए से अधिक है 30% टैक्स देना होगा। 30% टैक्स देना होगा। अब 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय को छोड़कर स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि 12 लाख तक की आय वाले करदाता को कर में 80,000 पुरानी करों के दरों का लाभ होगा। यानी कि पुरानी करों के दरों के अनुसार जो 100% टैक्स थे ना उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। जो पुरानी दरों के अनुसार 80,000 बनते थे 12 लाख के, उसकी छूट दी जाएगी। अब 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में कितना लाभ होगा? 70,000 का लाभ होगा। 25 लाख वाले व्यक्ति को 1,10,000 का लाभ होगा। तो ये प्रस्ताव हैं। इन प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपए का परित्याग होगा। अब यहाँ पर ग्रामीण पनपता और अनुकूलन निर्माण। ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार, वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित किया जाएगा। युवाओं और किसान ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार व्यवसाय में सृजन में तेजी लाई जाएगी। भूमिहीन परिवारों के लिए विविध अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। दलहनों की फसल में भी आत्मनिर्भरता के लिए मिशन चलाया जाएगा। यहाँ पर बीज दिए जाएंगे। प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होगी। फसल कटाई के बाद भंडारण और उत्पादन में सुधार किया जाएगा। किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक यानी भारतीय डाक की स्थापना गाँवों में ज़्यादा की जाएगी। यहाँ पर मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। और सीमा शुल्क टैरिफ ये भी कम किया जाएगा। जीएसटी कम किया जाएगा, जो 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी नियम 2017 की धारा में संशोधन किया गया है। 2017 की धारा 38 में संशोधन किया गया है। जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा में भी संशोधन किया गया है। वित्त विधेयक सीमा शुल्क की दरों में कटौती की गई है। जलीय कृषि या समुद्री निर्यात ये सब में अलग अलग टैक्स दिया गया है। ईवी लिथियम आयरन बैटरी में शून्य टैक्स रखा गया है। टीवी में भी शून्य टैक्स रखा गया है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में शून्य टैक्स हैं। मोटरसाइकिल में इंजन की क्षमता 1600 सीसी है तो उसमें 40% हैं। सेमी नॉकडाउन में 20 हैं, पूर्ण नॉकडाउन में 10 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी टैक्स हैं, 20% हैं। यहाँ पर ये टैक्स दिया गया है, सबका अलग अलग टैक्स बताए गए हैं। जो हाथों से निर्माण वस्तुएं होती हैं उनमें भी छूट दी गई है, उनका बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर कुल आय दी गई है। 4 लाख की आय वालों को शून्य टैक्स देना है, जिसकी 4 से 8 लाख रुपए 5% टैक्स देना है, जिसकी 8 लाख से 12 लाख है उसको 10% देना है, और 12 से 16 लाख के हैं उसको 15, जिसको 16 से 20 है उसको 20%, और 20 से 24 लाख है उसको 25%, और 24 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स देना है। ये वर्तमान है टैक्स दरें हैं। तो ये बजट हो गया कंप्लीट, वही है। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो सस्ते होंगे यहाँ पर। तो ये बजट यहाँ पर समाप्त हो गया, अब देख लो।